नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसके अभाव में जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। तो उसी जल के बारे में हम हमारा डिस्कस स्टार्ट करते हैं कि जो जल है वह जीवमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक माना जाता है, क्योंकि वह एक तरफ तो यह सभी प्रकार के जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, तो दूसरी तरफ यह जीव मंडल में पोषक तत्वों के संचरण एवं चक्रण में सहायता करता है। संचरण एवं चक्रण का अर्थ होता है कि जितने भी जीव मंडल के अंतर्गत जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचाने तथा उसको एक साइकिल से एक पूरी साइक्लिक व्यवस्था में उसके विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है। इसके भी अलावा जल बिजली के निर्माण, नौका परिवहन, फसलों की सिंचाई तथा सीवेज के निपटान के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। हमें पता हो कि इसके अलावा भी हमारा जो घरेलू जो उपयोग है वह भी इसी जल पर निर्भर है। हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक दिन भी हमारे घर के अंतर्गत जल न हो तो हमारे ऊपर क्या स्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संपूर्ण जो जलमंडल है, उस जलमंडल के संपूर्ण भाग को देखें तो समस्त जल का मात्र 1% जो जल है वह विभिन्न स्रोतों जैसे भूमिगत जल हो, नदियों का जल हो, झील का जल हो या मृदा के अंतर्गत स्थित जल हो या वायुमंडलीय जल हो, इन सभी से वायु मानव समुदाय के लिए सुलभ हो पाता है। और इसमें से भूमिगत जो जल है वह सबसे अधिक जल प्रदान करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा औद्योगिकरण बढ़ा है, नगरीकरण बढ़ा है और साथ ही साथ मानव जनसंख्या में तीव्र गति से जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि के कारण इस जल की मांग में गुणोत्तर वृद्धि हुई है। बहुत अधिक मात्रा में हमें जल की आवश्यकता महसूस हुई है और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो जल है उसकी गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिली है। यद्यपि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है। स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होने का अर्थ होता है कि हम जिस प्रकार से यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि जिस प्रकार से जल की मांग की जो गुणोत्तर वृद्धि हुई है, औद्योगिकरण या नगरीकरण या जनसंख्या की वृद्धि या कृषि भूमि का जो विकास हुआ है, उसके साथ-साथ हम अधिक खेती के साथ हमें अधिक सिंचाई के साधनों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके साथ-साथ जो हमारी आधुनिक सभ्यता है, उसमें पानी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि अगर पुराने समय की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे घरों के अंतर्गत मिट्टी के फर्श हुआ करते थे और ऐसी स्थिति में हमें किसी प्रकार से पोछे लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी। हम हमारे बर्तनों को साफ करने के लिए राख या किसी लकड़ी की बुरादी का प्रयोग करते थे। लेकिन आज जब हमारे सामने जो विभिन्न डिटर्जेंट आए हैं उसके माध्यम से हम उसको विम हो या विभिन्न प्रकार के जो साबुन सर्फ उसके माध्यम से हम बर्तनों को साफ करते हैं। हमारे जो जितने भी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के अंतर्गत हम अत्यधिक पानी का प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए हम अत्यधिक पानी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो आधुनिक सभ्यता है, हर चीज को हम धो धो कर या हर प्रकार से पानी का दुरुपयोग करने में लगे हैं। लेकिन अगर पानी की बात करें तो पानी के अंतर्गत इस प्रकार की जो अशुद्धियां हम डाल रहे हैं, तो पानी में कुछ हद तक उसकी स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है। स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता का अर्थ हो गया है कि पानी अपने आप इस जल को साफ कर जल के अंतर्गत पाई जाने वाली अशुद्धियों को दूर कर लेता है। लेकिन जब मानव अपने द्वारा जो उत्पन्न जो प्रदूषक है, उन प्रदूषकों को इतना अधिक जमा करता है कि वह जल की सहन शक्ति और उसकी स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता से काफी अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जल है वो स्वयं साफ नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में उस जल को प्रदूषित कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा देने की बात करें कि इसकी क्या परिभाषा उपयुक्त परिभाषा दी जाए कि उसे जल प्रदूषण कहा जा सकता है। तो विभिन्न स्रोत एवं भंडारों के जल के भौतिक, रासायनिक तथा जीव विशेषताओं में, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे मानव जनित प्रक्रियाएं हो एवं कारणों से उस समय तक अवनयन या गिरावट हो तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं।
कि इस तरह का जो प्रदूषित जल है वह मानव समुदाय, जीव और पादप समुदाय के लिए अनुपयुक्त और हानिकारक हो जाता है। साधारण शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी यानी पृथ्वी पर जितने भी जो जल के स्रोत पाए जाते हैं, इन जल के स्रोतों में अगर प्राकृतिक कारक हो चाहे मानवीय कारक हो, दोनों ही कारकों से अगर उस जल के अंतर्गत उसकी जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता में कमी आ जाती है और ये कमी इस हद तक आती है कि वह जो जल मानव जीव और पादपों के लिए काफी लाभदायक हुआ करता था, वो हानिकारक हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जल प्रदूषण आता कहाँ से? तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को हम जल प्रदूषक यानी वाटर पोल्यूटेंट के नाम से जानते हैं और इन वाटर पोल्यूटेंट को हम कई आधारों पर विभक्त करते हैं, यानी ये वो पोल्यूटेंट है जो जल को प्रदूषित करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रदूषकों के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं औद्योगिक प्रदूषक। ये वो प्रदूषक है जो औद्योगिक अपशिष्ट जल, रासायनिक प्रदूषक जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिकल, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, ये सभी जो तत्व है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले भारी पदार्थ जैसे कि पारा, सीसा, जस्ता, तांबा, कार्बनिक, रासायनिक, यौगिक, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, इन सभी को हम औद्योगिक प्रदूषकों के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि इनका जो निस्तरण होता है, ये जो उद्योगों के माध्यम से बाहर निकाले जाते हैं। इसके बाद दूसरे जो है वह है कृषिजात प्रदूषक। ये वो प्रदूषक हैं जो कृषि कार्यों के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं जैसे कि खाद यानी उर्वरक, कवकनाशक यानी फफूंदनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी, जीवाणुनाशी और इसके साथ-साथ पौधों के जो अवशिष्ट भाग होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं जो कि जल के अंदर घुलकर उस जल की गुणवत्ता को कम करते हैं। तीसरे जो है उसे कहा जाता है नगरीय प्रदूषक। अब नगरीय प्रदूषक किस प्रकार से हैं? तो नगरों से निकलने वाला जो सीवेज वाटर है और उसमें उपस्थित जितने भी जो पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य एवं जानवरों के मृत शरीरों से उत्पन्न फास्फेट एवं नाइट्रेट आयन। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं नगरीयों के अलावा जो होते हैं प्राकृतिक। अब प्राकृतिक प्रदूषक कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उसमें से जो धूल और राख जो निकलती है वह जल को प्रदूषित करती है। इसके अलावा जब अपरदन होता है या लैंडस्लाइडिंग होता है तो उससे जो मलबा या विघटित जो पदार्थ निकलता है, जो जैविक पदार्थ वियोजित नहीं हो पाते हैं पूर्ण रूप से, वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये वो प्रदूषक हैं जैसे कि हमने कहा कि भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर। अब भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर जल प्रदूषकों को 2 वर्गों में हम विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक प्रदूषक। अब भौतिक प्रदूषक जो है जिसके अंतर्गत हम रख सकते हैं जिस प्रकार के कलर, अलग-अलग प्रकार के रंग है, कई प्रकार की गंदगियाँ हैं, सेडिमेंट्स हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल है, राख है, अ, किसी व्हीकल से या तेल के ड्रम से निकल रिसने वाला तेल है, ग्रीस है, कई ऐसे निलंबित पदार्थ हैं जो वायु के अंतर्गत उड़ते रहते हैं और पानी के अंदर पहुंच जाते हैं और कई प्रकार के जो ठोस पदार्थ है जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, उन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाता है। दूसरे जो रासायनिक पदार्थ हैं, उन रासायनिक प्रदूषकों को इस प्रकार से रखा जा सकता है जिसमें क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिकल, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, कीटनाशी, रोगनाशी, शाकनाशी, इस प्रकार के जितने भी जो कृत्रिम रसायन हैं, उन सभी रसायनों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वह है विगलनता या डिग्रेडिबिलिटी के आधार पर, यानी ये वो पदार्थ हैं जो जल के अंदर घुलते हैं या नहीं घुल पाते हैं उसके आधार पर। तो इसे भी हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक है विगलित होने वाले और एक होते हैं विगलित नहीं होने वाले। यानी आसानी से जो नष्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं और ऐसे पदार्थ जो आसानी से गल नहीं जाते। तो जल प्रदूषकों को हम इस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जिन प्रदूषकों का जीवीय कारकों यानी जो डिकम्पोज़र्स होते हैं, जो
किसी मरे हुए जानवर को वापस अलग अलग भागों में वियोजित कर लेते हैं, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका विघटन हो जाता है, तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि जितने भी जो पौधे हैं और जंतु हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, उनको वियोजित जो जीव होता है वह उसको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। और कुछ ऐसे वियोजक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो विगलित नहीं होने वाले होते हैं, उन्हें हम अजैविक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि कई प्रकार के रासायनिक और विषाक्त जो ठोस पदार्थ हैं, वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जल प्रदूषण की प्रकृति किस प्रकार की है, यानी नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन किस प्रकार का है। तो जल प्रदूषण की प्रकृति और तीव्रता का कई कारकों से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे कि अगर बात करें तो अपशिष्ट जल का जो निपटान है, यानी उसको डिस्पोज किस प्रकार से किया जाएगा, तथा उसके शोधन की व्यवस्था, उसको किस प्रकार से रिफाइन किया जाएगा। दूषित करने वाले स्रोतों की जलीय दशाएं, नदियों की स्वयं शुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की क्षमता, किसी क्षेत्र विशेष में बहने वाली मल नालियों यानी सीवेज की विशेषताएं, और अपशिष्ट पदार्थों का जो जनन करने वाले जो समुदाय है, उसकी सामाजिक आर्थिक दशा किस प्रकार की है, और मिट्टी और वनस्पति किस प्रकार की। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो जल प्रदूषण कहाँ पर और कितना प्रभावी होगा, ये डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में जहां पर जल प्रदूषण हो रहा है, वहां पर अपशिष्ट जल का डिस्पोजल किस प्रकार से किया जा रहा है, उसको शुद्ध करने की कोई व्यवस्था है या नहीं, वहां पर उस क्षेत्र में दूषक स्रोतों की जलीय दशा है, क्या दूषक स्रोतों को कह सकते हैं कि उसको जल के अंतर्गत डाला जा रहा है, या फिर किस प्रकार से उसका निपटान किया जा रहा है। फिर उसके बाद वहां पर बहने वाली जो नदियां हैं, उस नदियों की सेल्फ शुद्धिकरण की, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की जो क्षमता है, वो किस प्रकार की है। कहने का अर्थ है कि नदियों की वहां पर क्षमता, यानी बहुत अधिक मात्रा में अगर जल प्रदूषण हुआ है, तो हो सकता है कि नदी का पानी अपने आप साफ नहीं हो पाए। बाकी प्राकृतिक रूप से नदी के अंदर कचरा साफ करने की एक क्षमता होती है। जैसे कि अगर कोई नदी में अगर कचरा डाला जाता है, तो आप देखेंगे कि वो कचरा या फिर तो उसके बॉटम के अंतर्गत, बेस के अंदर बिछ जाएगा, या फिर जो उसके किनारे हैं, उस किनारों के अंतर्गत वो डाल दिया जाएगा। नदी के बीचों बीच किसी प्रकार का कचरा नहीं रहता है, वो किनारों पर डाल दिया जाता है। तो यही एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट, मल नालियों की व्यवस्था है, यानी जहां पर जल प्रदूषण हो रहा है, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो सीवेज की है, वो किस प्रकार की व्यवस्था है, तथा अपशिष्ट करने वाले जो समुदाय है, समुदाय का अर्थ होता है कि उस स्रोत के आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं, उस लोगों की क्या व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से अपने जो अपशिष्ट होते हैं उसका निस्तारण करते हैं। क्या उसे जल स्रोत के ऊपर डाल देते हैं, या जमीन के ऊपर डाल देते हैं, या उसका सही तरीके से निपटान करते हैं। तो ये सभी विशेषता, तथा साथ ही साथ वहां पर मिट्टी और वनस्पति के प्रकार भी तय करते हैं कि वहां का जो जल प्रदूषण है किस प्रकार का रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जल प्रदूषण का है, वो नेचर इस प्रकार का रहता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जल प्रदूषक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें, तो सामान्यतः जल के भंडारों और स्रोतों के आधार पर जल प्रदूषणों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जल भंडारण की दृष्टि से। जल भंडारण की दृष्टि से देखें तो जल भंडारण से दृष्टि से क्या अर्थ हो गया कि जो प्रदूषक है, वह कहाँ पर कौन-सा जल है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि धरातलीय जल का प्रदूषण, यानी पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर के ऊपर कौन-कौन से हैं, जैसे कि बहने वाला पानी, जैसे कि नदी है, झील है, तालाब, इनको हम धरातलीय जल के रूप में जानते हैं। तो मोटे तौर पर समुद्री जल को भी धरातलीय जल माना जा सकता है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए धरातल की जल को हमने नदियों के जल के प्रदूषण को मुख्य रूप से यहाँ पर हम विश्लेषित करेंगे। तो जब बर्फ पिघलता है या बारिश से जो पानी प्राप्त होता है, वो ढाल के अनुसार बहता है, और धीरे-धीरे वह नदी के रूप में धीरे-धीरे वह नदी के रूप में बहता है, और जो मुख्य सरिता होती है, उसका जल कह सकते हैं उतना अधिक प्रदूषित होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो जितना लंबा जाएगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बारिश का जो पानी होता है, वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जब वायुमंडल के अंतर्गत अनेक प्रकार की जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, वह जल जो वर्षा होती है, उस समय जल के साथ वो मिक्स हो जाता है और धरातल पर पहुंचता है। और जो वर्षा जल के साथ इस प्रकार के पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ जो पानी के साथ घुलकर आते हैं,
वह धीरे-धीरे कह सकते हैं इस प्रकार के प्रदूषकों को अपने साथ ले लेते हैं और फसलों के साथ-साथ जैसे कि हमने फसलों पर किसी प्रकार का छिड़काव किया है, तो उसमें से भी जब बारिश होती है तो वो जो छिड़काव है, जो रासायनिक पदार्थ है, वह उसके साथ घुलकर आगे से आगे पहुँचते रहते हैं। तो इसी कारण वहाँ पर सीसा, पारा, कैडमियम, जस्ता, एस्बेस्टस इत्यादि जो हानिकारक पदार्थ हैं, वो पानी के साथ घुलते हुए आगे से आगे पहुँचते रहते हैं। इसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ भी हैं, वो इसी प्रकार से पहुँचते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्राउंड वाटर है, वो काफ़ी प्रदूषित होता है। इसका एक उदाहरण के तौर पर हम गंगा का प्रदूषण देख सकते हैं। गंगा के साथ-साथ यमुना का प्रदूषण भी इस प्रकार से देखा जा सकता है। यही कारण है कि लगभग जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जो गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। तो उसमें से लगभग 600 किलोमीटर जो गंगा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रदूषित हो चुका है और इसी गंगा के आसपास लगभग भारत की लगभग 37% जनसंख्या निवास करती है। तो गंगा के इस प्रकार से प्रदूषण को कम करने के लिए 5 वर्षीय योजना बनाई गई थी, जैसे गंगा परियोजना कहा जाता है GAP1 जो 1986 से 1993 तक चली थी। इसके अलावा भी अभी वर्तमान में नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले धरातलीय जल प्रदूषण कंप्लीट होता है, उसके बाद हम झील प्रदूषण की बात करते हैं। तो प्राकृतिक और मानवीय कारणों से झील का प्रदूषण होता है और प्रदूषकों के निरंतर प्रवेश से सभी प्रकार की झीलों का जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। इसके साथ जब जल के अंतर्गत इस प्रकार के जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, तो वह किलिंग फैक्टर का वो कार्य करते हैं, यानी वो मारने का काम करती है। तो झील का जल जो जल रहता है, वो जीवों और बाह्य जो जीव-जंतु हैं, उन दोनों के लिए हानिकारक होता है। मनुष्य में इसके जल के प्रयोग से फेफड़े व कैंसर के रोग हो सकते हैं। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सुपीरियर झील है, वहाँ पर एस्बेस्टस के कारण इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि वहाँ पर आस-पास में जितने भी लोग रहते हैं, उनको कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों के आस-पास कुछ जो झीलें हैं, उसके पास कृषि क्षेत्रों का विकास हुआ है और फसलों में विभिन्न प्रकार के हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। और जब ये जो रसायन है, वो पानी के साथ यानी जो धरातल पर बहने वाला जो सरफेस रन ऑफ है, उसके साथ बहता हुआ ये झीलों के अंदर पहुँच जाता है और उससे झीलों के अंतर्गत रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है सागरीय जल का प्रदूषण। अब सागरीय जल का जो प्रदूषक है मुख्य रूप से जो सागर के तटवर्ती क्षेत्र हैं और वहाँ पर जो स्थित नगरीय या औद्योगिक जो अपशिष्ट है, उसका जो विसर्जन किया जाता है, उसके कारण ये होता है। सागर तट का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर इस प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर जापान की बात करें, तो जापान के पास एक मिनामाटा नगर है। तो वहाँ पर पारा-युक्त अपशिष्ट पदार्थों को मिनामाता घाटी के आस-पास काफ़ी प्रवेश होने के कारण वहाँ पर पारा विषायन यानी मर्करी पॉइज़निंग हो गया था और मर्करी पॉइज़निंग के कारण मिनामाता नगर के कई निवासियों की रोग हो गई थी। तो ये रोग इतना भीषण प्रकोप हुआ कि इसका नाम ही मिनामाता रख दिया गया। यानी इस रोग को पारे से होने वाला जो रोग हुआ है, उसको मिनामाता रखा गया। तो एक्चुअली मीनामाता क्या है, एक नगर है जो जापान के पास स्थित है और वहाँ पर पारे का पानी के अंतर्गत प्रवेश हो गया था और इस प्रकार की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार के भारत के अंडमान निकोबार जो द्वीप है, उसके पास जो औद्योगिक विषाक्त अपशिष्टों की जो डंपिंग है, उसके कारण कई प्रकार के जो कोरल कोरल जो छोटे-छोटे से जो जीव होते हैं, वो काफ़ी मर गए थे। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसके अलावा जो तेल के कुएँ होते हैं या जलयान से जो खनिज तेलों के रिसाव होते हैं, उसके माध्यम से भी यहाँ पर जो सागरीय जल है वो काफ़ी प्रदूषित होता है। इसके अलावा जो ऑयल टैंकर से जो लीक होने वाला जो तेल है वो सागरीय सतह पर फैल जाता है और इस प्रकार से सागरीय सतह पर जब तेल फैल जाता है तो वो ऑयल सिल्क का वर्क करता है। अब ऑयल सिल्क के कारण क्या होता है, इसके कारण सागरीय जल तो विषैला होता ही है। इसके साथ ही वहाँ पर जो सागरीय सतह का जो ऊपरी भाग है, वहाँ पर किसी प्रकार का कह सकते हैं जीव अगर बैठ जाए तो वो कह सकते हैं अंदर डूब जाएगा। तो वहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर काफ़ी सागरीय जो जैव विविधता है वो नष्ट होने को देखने को मिलती है। इसके अलावा भूमिगत जल की बात करें, अंडरग्राउंड वाटर, तो विभिन्न जल के जो स्रोत हैं वहाँ से पानी रिस-रिस कर भूमि के नीचे जाता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। भूपृष्ठ के ऊपर का जो जल होता है उसके अंदर काफ़ी प्रदूषक रहते हैं, जो कृषि क्षेत्रों से कीटनाशी, रोगनाशी, शाकनाशी, नगरीय क्षेत्रों का अपशिष्ट पदार्थ, सीवरेज का गंदा पानी,
तो वह काफ़ी कह सकते हैं कि धीरे-धीरे रिसाव होते हुए नीचे पहुँचता है और जब हम भूमिगत जल को कुएँ, हैंडपंप या ट्यूबवेल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर तथा हमारे सिंचाई के साथ प्रयोग होता है। तो कुछ कणिकीय पदार्थ जो होते हैं, तो वो तो कुछ छन जाते हैं और कुछ जो पदार्थ जो नहीं छन पाते हैं और मानव उसका उपयोग करता है, तो धीरे-धीरे कह सकते हैं इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो भूमिगत जल भी अभी हमारा काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। अब प्रभाव और नियंत्रण की बात करते हैं तो जल प्रदूषण के कारण पौधे, मानव सहित समस्त जो जीव समुदाय है, उनके साथ अकथनीय तथा असाध्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो जल प्रदूषण के सबसे अधिक शिकार की बात करें, तो मनुष्य और सूक्ष्म जीव सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल के कारण संक्रामक रोग फैलते हैं, कई प्रकार के खतरनाक रोग जो है हमें देखने को मिलता है, जिसमें हैजा है, टीबी है, पीलिया है, अतिसार, बुखार आना, पैराटाइफाइड, पैचिस इस प्रकार की जो समस्या है हमें देखने को मिलती है। कई इस प्रकार के जो ठोस प्रदूषक होते हैं, उस ठोस प्रदूषकों से युक्त जो जल का हम सेवन करते हैं, तो कई प्रकार के प्राणघातक रोग भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम एस्बेस्टस के रेत से युक्त अगर पानी को पी लें, तो वहाँ पर एस्बेस्टियस नामक एक रोग हो जाता है और इसके द्वारा हमें फेफड़ों का कैंसर, पेट के रोग हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पारायुक्त जल पीने से मीनामाता रोग हो जाता है। पेयजल के अंतर्गत नाइट्रेट की अगर अधिकता बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का रोग हो जाता है। इसी प्रकार से कैडमियम की अधिकता होने के कारण इटाई-इटाई रोग हो जाता है और अगर आर्सेनिक की अधिकता होती है तो ब्लैक फुट नाम की बीमारी देखने को मिलती है। तो ये अलग-अलग प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं और सभी का जो स्रोत है वो है पानी। विषाक्त जो रसायन होते हैं वो प्रदूषित जल के कारण जलीय पौधों, जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। नदियों, झीलों और तालाबों के जो प्रदूषित जल है, उसके द्वारा सिंचाई करने से हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं और अत्यधिक प्रदूषित जल के कारण हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। उसकी उर्वरता समाप्त हो रही है। उसके उपयोगी जो मिट्टी के अंदर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, नेमाटोड है, केंचुए हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं। रेत के अत्यधिक भार से युक्त जो जल है, उससे अगर सिंचाई करते हैं तो मिट्टी के अंदर रेत का अनुपात बढ़ जाता है, जिससे मिट्टियों की उत्पादकता घट जाती है। इससे उस जल की उनकी जल की जो माँग है वो बढ़ जाती है। अधिक लवणता वाले जल से सिंचाई करने से मृदा के अंतर्गत खारेपन की मात्रा बढ़ जाती है। नदियों और झीलों और तालाबों के जल में अजैविक व जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में बहुत अधिक वृद्धि होने से यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की समस्या देखने को मिलती है। यानी वहाँ पर जो जलीय भाग होते हैं वहाँ पर जो पौधे और जंतुओं की संख्या में नियंत्रण से अधिक भरमार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जल का जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो काफ़ी खत्म हो जाता है। तो इस कारण यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की समस्या भी जल प्रदूषण के अंतर्गत देखी जा सकती है। इसके विपरीत और भी देखें तो जल के अंतर्गत विषाक्त जो रसायन है वो या भारी धात्विक जो पदार्थों का अगर मात्रा में वृद्धि होती है तो पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जो पौधे हैं और जीव है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। सागरीय तटों के आसपास के क्षेत्रों में खनिज तेल के रिसाव से उत्पन्न ऑयल सिल्स या ऑयल स्पिल्स जो समस्या है वो देखने को मिलती है। कारखानों से जो विषाक्त जो अपशिष्ट है उसके विसर्जन के कारण अत्यधिक सागरीय जीव मर जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो काफ़ी प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जल प्रदूषण के नियंत्रण की बात की जाए तो हमें व्यक्ति, समुदाय, सामाजिक आर्थिक संगठन, जितने भी एनजीओ हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए सन 1974 में, यानी अगर भारत की अगर बात करें तो भारत में इसके द्वारा जो प्रयास किया गया था वो 1974 के अंतर्गत यहाँ पर जल प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए पहल किया गया और 1988 में इसको वापस संशोधित किया गया और इस अधिनियम और कानून का सर्वप्रमुख उद्देश्य था कि मानव उपयोग के लिए जल की गुणवत्ता को हम किस प्रकार से बनाए जा सके। इसके अलावा भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को स्वस्थ करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी 1985 में और 1995 में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण नाम दे दिया गया और इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग काफी अधिक जो शहर है लगभग उस समय 157 शहर और 18 राज्यों की
जो 31 जो प्रदूषित नदियाँ हैं उसको सुधार करने या उसमें किसी प्रकार की जो प्रदूषण की जो मात्रा है उसको कम करने के लिए प्रयास किए गए। इसके अलावा जो हमारा जो सीवेज है उस वाटर को ट्रीटमेंट करके भी इसको भी काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि जितनी भी जो सीवेज है उसमें शुद्धिकरण से पहले कई अलग-अलग छन्नियों के द्वारा इसको साफ किया जाता है। गंदे पानी को नीचे बैठने दिया जाता है और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को इस पे अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार के पानी को वापस रीयूज़ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पानी को हम इस प्रकार से या जल प्रदूषण को इस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। तो ये आपका जल प्रदूषण से संबंधित चैप्टर रहा था। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।